सकुशल हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन का पालन कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन, पर्याप्त आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए। जैसा कि कल मैंने कुछ चीजें डाली थी, लेकिन उससे पहले ही कुछ और भी सवाल आ गए। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र के पाल घर की घटना पर बोलना चाहूंगी। ऐसी घटनाओं की कड़े स्वर में निंदा करनी चाहिए, धर्म या जाति के आधार पर नहीं, मानवता के आधार पर। 110 लोगों को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री को आकर यह कहना पड़ा कि मरने वाले और मारने वाले दोनों एक ही धर्म के हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हम हत्या जैसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, तो अराजकता की किस स्थिति में हम स्वयं हैं। चाहे अखलाक हो, चाहे रहबर हो, चाहे विवेक तिवारी हो, चाहे कमलेश तिवारी हो, चाहे इंस्पेक्टर सुबोध सिंह बुलंदशहर का हो, चाहे सीओ जियाउल हक हो, आप वायलेंस को जस्टिफाई नहीं कर सकते। पहले तो ये बहुत ही घृणित और निंदनीय कृत्य है। लेकिन जितना मुझे इंफॉर्मेशन में आया कि व्हाट्सएप की एक अफवाह के चलते कि बच्चा चोरों का गिरोह सक्रिय है और अंगों की तस्करी से संबंधित है, तो वो ड्राइवर और उन 2 साधुओं पर हमला हुआ। बहुत ही मतलब ये हीनियस है, ये बहुत ही, जो लिंचिंग है ये वर्ड ही बहुत हीनियस है। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, एक लोकतांत्रिक देश में, जहां हमारे पास इतने कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल और डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, ऐसे नेशन में ऐसी घटनाएं लगातार होना, सरकार की निरंकुशता और मीडिया की सहभागिता, ये जो एसोसिएशन है, ये जो कॉम्बो है, जो हमें किस ओर लेके जा रहा है गॉड नोज, और क्या जस्टिफाई किया जा रहा है। कठोर कार्यवाही ऐसी घटनाओं पर होनी चाहिए। उसके बाद संघ का भयानक और विभत्स चेहरा, बजाय यह पता करने के स्थान पर कि वो साधु किस आश्रम से हैं, उनका परिवार क्या है, कैसे न्याय होगा इस घटना पे, कैसे भीड़ ने ऐसा कदम उठाया, इसकी जगह पर उन साधुओं की मृत्यु का पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आपने जिन चैनल्स पे देखा और आपने क्या नैरेटिव देखा मुझे नहीं पता। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई और जो मैंने अलग अलग मीडियम से वेरीफाई की, उस बेसिस पर मैं ये बात कह रही हूँ कि ऐसी घटनाएं किसी भी मजहब, वो शंभूलाल रेगर हो, किसी मजदूर का लाइव वीडियो करे, कोई संगठन हो जो किसी के अकाउंट में ऐसी घटनाओं को लाइव दिखाने के बाद उसके फेवर में मनी को इकट्ठा करे, या ऐसी घटनाओं का पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए संघ जैसे संगठन आगे आए, ये बहुत दुखद है। और एक स्वर में ऐसे लोगों की निंदा होनी चाहिए और कठोर कार्यवाही ऐसी घटनाओं पर होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैं योगी जी के पिताजी की डेथ हो गई है, तो मेरी संवेदनाएं उनको। कल हमने एक लिंक ट्विटर पर आपको पोस्ट किया था, किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया था, मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ, तो उसमें सुधीर चौधरी जी का वो वीडियो था, आपने देख लिया होगा। पीयूष गोयल जी ने उसको रीट्वीट किया है, कई लाख लोगों ने देखा है, कई हजार लोगों ने उसको ट्वीट किया है। तो उसमें 2014 का एक वीडियो है, 2014 नहीं, उनका कहना था कि लॉकडाउन फेल हो जाता अगर मोदी जी की ये योजनाएं ना होती। 2014 के पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता। इस समय जो हम पालन कर पा रहे हैं उसमें शौचालयों का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा सवाल, क्या भारत, उन्होंने 5 प्रमुख सवाल पैदा करे सुधीर चौधरी जी ने, कि अगर 10 करोड़ घरों में शौचालय ना होता, अगर घरों में 8 करोड़ घरों में गैस चूल्हा ना होता, अगर 2 करोड़ परिवारों के पास मकान ना होता। देखिए कितने गंभीर क्वेश्चन है इस कोरोना वैश्विक संकट के समय, जबकि देश आपदा महामारी से जूझ रहा है। तो देखिए सुधीर चौधरी जी ने कितने वाजिब सवाल उठाए हैं। घरों में यदि शौचालय ना होता, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। 8 करोड़ घरों में गैस चूल्हा ना होता। आपको पता होगा कि 7 से 8% लोग ही अपने सिलेंडर्स को रीफिल करा पाते हैं। शेष सबने बांध के या तो टाण पे रखा है या बेच दिया है। बल्कि महोबा के गांव में किसानों का यह भी कहना था कि 1 लीटर मट्टी का तेल मिलता था, जिसकी ढिबरी में हमारे बच्चे पढ़ते थे, वो मट्टी का तेल भी बंद हो गया। और चूंकि हमारे पास रोजगार नहीं है तो सिलेंडर रिफिल कराने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। रोजगार हो तो सिलेंडर हो। दूसरी चीज, अगर 2 करोड़ परिवारों के पास मकान ना होता, इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर लेना, निर्मल भारत को स्वच्छ भारत कर लेने से योजनाएं मौलिक रूप से आपकी नहीं हो जाती।
Stop this cut, copy and paste and it won't suits you as well. अगर 18,000 गांवों में बिजली ना होती, ये भी बड़ा कठिन प्रश्न है। 6,28,221 गांव हैं भारत में, उसमें से 18,000 गांवों में मोदी जी ने बिजली पहुंचाई है और सुधीर चौधरी जी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्चुअली मुझे लगता है 2014 के पहले सुधीर चौधरी जी के घर में शौचालय भी नहीं था, बड़ी मुश्किल से जंगल से लकड़ी काट के लाते थे, फिर माँ चूल्हे पर रोटी पकाती थी, फिर ये पैदल, सड़कें भी नहीं थी तो पैदल 2.5 कोस चल के नदी पार करके नाव से फिर बैलगाड़ी पे बैठ के पत्रकारिता के संस्थान में जाते थे, फिर वहां पे बंक किया या क्या किया कि पत्रकारिता का कोर्स तो पूरा हो गया किंतु मानवता और नैतिकता वहीं पर छूट गई। तो जो डेटा दिया है इन्होंने, बैंक का भी दिया है, जनधन खाते कुल कितने खुले हैं, अगर आप जाएंगे तो जनधन की वेबसाइट पर ही ये मेंशन है कि 22% खातों में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, बाकी खातों की भी क्या स्थिति है वो उसमें दिया हुआ है। रिफिल का मैंने आपको बता ही दिया, बिजली का 18,000 गांव भी मैंने आपको बता दिए। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो 1500 गांव विद्युतीकृत थे। अगर चौधरी जी का बस चले तो थॉमस एल्वा एडिसन और माइकल फैराडे विद्युत के आविष्कार से भी मोदी जी को जोड़ दें कि नील आर्मस्ट्रांग ने पहला पांव नहीं रखा था, वो तो मोदी जी पहले चंद्रमा पे चढ़े थे। अगर चौधरी जी का बस चले तो वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग की खोज नहीं की थी, वो भी मोदी जी ने ही की थी। तो 2014 के पहले कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। तो 23 करोड़ लोगों के हाँ बैंक खाते भी मैंने आपको बता दिया। बैंकें कैसे बनी थी वैसे चौधरी जी? बैंकें नहीं होती तो क्या शौचालय में पैसा जमा करवाते? एक आरटीआई के मुताबिक 2014 से अब तक 26 सरकारी बैंकों की 90 शाखाएं बंद हो गई हैं। और बैंकिंग व्यवस्था पे ज्यादा बात करेंगे तो समय बीतता चला जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दुर्गति अगर कोई है तो बैंक कर्मियों की। देश सेवा के नाम पे नोटबंदी के समय उनके जो हालात हुए और आज 17,500 रुपए में वो देश के दुनिया के देश भर के हिस्सों में किस तरह अपनी नौकरी कर रहे हैं, ये तो बस बैंक कर्मी ही जानते हैं। तो बैंकों की तो बात मत करिए। सिलेंडर और खाता और जनधन और विद्युत और परिवारों के पास मकान, तो बुनियादी सुविधाएं भी 2014 के पहले सुधीर चौधरी जी को उपलब्ध नहीं थी। ये बहुत प्रख्यात पत्रकार हैं, अगर आप विकिपीडिया पे जाते हैं तो आप पाएंगे कि जो है इनका राशि जो है वो मिथुन राशि है। नक्षत्र और नक्षत्र के पद और गोत्र इन्होंने मेंशन नहीं किया है, और चूंकि अब विकिपीडिया अकाउंट एडिट हो सकता है अपने हाथों से तो कुछ उसमें महत्वपूर्ण बातें मिस हो गई। इनका एक गौरवशाली अतीत है। 2012 में जिंदल स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड से 100 करोड़ रुपए एग्जॉर्शन मनी, 100 करोड़ एग्जॉर्शन मनी, एग्जॉर्शन समझते हैं, रंगदारी, यू अंडरस्टैंड, अवैध वसूली। तो 100 करोड़ एग्जॉर्शन मनी जिंदल स्टील्स से जब मांगा गया तो स्टिंग ऑपरेशन के दौरान इन पर केस फाइल हुआ और ये 14 दिन के रिमांड पे तिहाड़ जेल चले गए। अब ऑब्वियस सी बात है कि पत्रकारिता, वो भी बिना नैतिकता, बिना मानवता, और फिर तिहाड़ का 14 दिन का एक्सपीरियंस, तो इन्होंने बहुत तरक्की किया। निकले तो थोड़ा मानसिक रूप से असंतुलन होना स्वाभाविक था, वो इनकी पत्रकारिता में भी दिखता रहता है। बगदादी और गद्दाफी और पत्थरबाजी और खलीफा, उससे बाहर निकल नहीं पाते हैं, लेकिन खैर इट हैपेंस। तो 2012 का जो भी एग्जॉर्शन का केस था, बट अभी जो इनके टाइमलाइन पे जो ट्वीट पिन है उसमें भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष के साथ उनकी सेल्फी सुशोभित हो रही है। तो आप सोचिए, देश की दुनिया की दो ताकतवर हस्तियों के बीच में बैठ के सेल्फी ले रहे हैं, तो कितने ताकतवर पत्रकार हैं। अब इतनी ताकत रहेगी तो मानवता और मूल्य और नैतिकता और पत्रकारिता और चाटुकारिता, इसमें भेद भी समझ नहीं आएगा। तो इनके 2014 की बुनियादी हम लोग जो बातें कर रहे थे, 2005 से 2014 के बीच, देखिए अगर हम 1947 से जोड़ेंगे ना तो हम हर अगले दिन सबल हुए हैं। ये बात अलग है कि शायद विज्ञापन उतना नहीं हुआ है, लोगों तक चीजों को पहुंचाने के लिए बहुत प्रयास किया गया है। आज 80 करोड़ भारतवासी खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत राशन वितरण प्रणाली में ही अपनी भूख मिटा रहे हैं। भाजपा के माननीय हुकुम सिंह जी अब दिवंगत हैं, वो इस बैकुंठ में हैं। यदि वो आप उनका भाषण निकालेंगे तो फूड सिक्योरिटी बिल को उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया था, किंतु यदि वे स्वर्ग से धरती पर देख रहे होंगे तो वो देखेंगे कि आज भारतवासियों का कल्याण इस खाद्य सुरक्षा कानून से ही हो पा रहा है। जो 80 करोड़ भारतवासियों को भोजन सुनिश्चित हो रहा है, जो विपक्ष लगातार दबाव कर रहा है कि एफसीआई के गोडाउन से आप निकालिए, अंत्योदय राशन कार्ड का लिमिट हटाइए, पर्याप्त भोजन है, राशन मुहैया कराइए, तो ये खाद्य सुरक्षा कानून
मनमोहन सिंह सरकार के समय का है। जब आधार कार्ड आया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, उस वक्त भाजपा विपक्ष में थी। हालांकि यूनाइटेड नेशंस ने उस कदम की बहुत तारीफ की। आज ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो, अंत्योदय कार्ड हो, कोई भी कार्ड हो, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी हो, सब चीजें आपके आधार कार्ड से ही जुड़ी हैं। ये उस वक्त की देन है। शिक्षा का कानून, शिक्षा से भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कोई संदर्भ नहीं है, क्योंकि बौद्धिकता पर हमले की प्रक्रिया में वो सबसे अग्रणी है। 2014 के बाद इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी को डैमेज करने के लिए जो जो हथकंडे अपनाए जा सकते थे, चाहे वो श्रीमती स्मृति ईरानी जी को एचआरडी मिनिस्टर बनाना हो, चाहे वीसीज को चेंज करना हो, चाहे सिलेबस में चेंज करना हो, चाहे सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ इंस्टीट्यूशंस को डैमेज करना हो, वो सब कुछ किया गया। खैर, शिक्षा के कानून के अंतर्गत 14 लाख से ज्यादा स्कूलों में 20 करोड़ से ज्यादा बच्चे शिक्षा पा रहे हैं, और वही भारत के निर्माण की नींव है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण, हालांकि अब बात नेशनल सिक्योरिटी की आएगी तो जॉर्ज बुश के समय न्यूक्लियर डील भी हुआ था, उतना ऐड नहीं हुआ था, चंद्रयान लैंडिंग की तरह उस इवेंट को प्रोजेक्ट नहीं किया गया होगा, लेकिन जो जानते हैं उन्हें पता होगा। चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन भी आया, जिसको आप भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कमजोर कर दिया, लेकिन सवाल उठाने की प्रक्रिया में वो बहुत बड़ा कदम था, जिसको दिन ब दिन। हेलो चित्रा जी, हेलो निरपेंद्र जी, खेल कुछ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार महेंद्र जी, नमस्कार मनोज सांगवान जी, नमस्कार डॉक्टर समरथ, हेलो हंसराज जी, सगीर अनवर जी, नमस्कार नमस्कार। तो खाद्य सुरक्षा कानून हो, जननी सुरक्षा योजना हो, है ना, निर्मल भारत स्वच्छ भारत किया गया हो, बैंक बनाए गए हो, पीएसयूज के लिए पॉलिसी लाई गई हो। मनमोहन सिंह जी न केवल विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और हम्बल व्यक्ति हैं, वो योजना आयोग के भी अध्यक्ष रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के भी अध्यक्ष रहे हैं, वो वित्त मंत्री के सलाहकार भी रहे हैं, वो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, वो स्वयं भी वित्त मंत्री रहे हैं, वो 10 बरस भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, और अपने योगदान और गुणवत्ता के आधार पर उन्होंने फिस्कल डेफिसिट को कम किया जब राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा था, आर्थिक नीति में उदारीकरण लाए, भारत की अर्थव्यवस्था को गति दी, बेरोजगारी जो सबसे बड़ी समस्या थी, मनरेगा रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी कानून आया, 100 दिन का वेतन सुनिश्चित हुआ दिहाड़ी, और उसमें भी बहुत बड़ा कदम कि महिला और पुरुषों को बराबर वेतन मिलेगा। लेकिन सुधीर चौधरी जी, 2014 के पहले ना शौचालय था, ना सिलेंडर था, ना उनके घर में बिजली था, ना उनके घर में सड़क था, तो वो किस प्रकार, मैंने बताया ना, वो जंगल से लकड़ी काट के लाते थे, फिर माँ भोजन बनाती थी, फिर वो पैदल 6 कोस जाते थे, फिर नाव पे बैठते थे, फिर पत्रकारिता के संस्थान जाते थे, फिर बैलगाड़ी से लौट के आते थे। तो जो है अब उनको बुनियादी संस्थाओं का ज्ञान ही नहीं है। लेकिन खैर, उनके अनुसार मोदी जी 6 बरस से लॉकडाउन और कोरोना की तैयारी कर रहे थे, और सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन इसलिए बहुत बेहतर फॉलो हो पा रहा है। तो पहले तो मैंने 2014 की उनकी गलतफहमी दूर की कि बुनियादी क्या था और क्या नहीं था। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो प्रश्न उन्हें 5 उठाने थे और जो वो भूल गए, तो चौधरी जी तक मेरा संदेश आप लोग पहुंचाइएगा। जीमेल नहीं है, नहीं तो मैं उनको योजनाएं जो है वो मेल कर देती। विशेष रूप से उन तक ये बात पहुंचाना आवश्यक है कि डॉक्टर्स ऊपर भगवान है और नीचे डॉक्टर्स उसका प्रतिबिंब है। कोरोना के इस संकट के दौर में डॉक्टर्स बहुत सफर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई एसोसिएशन ने उन्हें घटिया किस्म के पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराए हैं, जिससे उनकी जान को खतरा है। लगातार डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स के साथ मिसबिहेव लगातार बढ़ रहा है। और जो ये जीएसटी के दायरे में हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर्स पे 18%, वेंटिलेटर्स पे 12%, पूरी दुनिया अपने नागरिकों को राहत देने में जुटी है, लेकिन हमारी सरकार इस वक्त भी मध्यम वर्ग की खाल खींचने में जुटी है। मध्यम वर्ग ही कंज्यूमर है हर प्रकार का। हम लोग ही बचते हैं, ना तो किसानी कर सकते हैं, ना परचून की दुकान खोल सकते हैं, ना लेबरी करने जा सकते हैं, ना दिहाड़ी कर सकते हैं, ना मजदूरी कर सकते हैं, और ना काम धंधा बचा है। नमस्कार किशोर जी, नमस्कार नारायण जी, नमस्कार प्रशांत कुमार जी, नमस्कार शशि जी, नमस्कार अख्तर जी, नमस्कार एसएस काजल जी। आप सबका बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्न मुझे लगातार मिलते हैं, जो मुझे इस माहौल के अनुरूप लगते हैं, उनका मैं उत्तर देने का पूरा प्रयास करती हूँ। नमस्कार विक्रम जी, नमस्कार दीपक जी। देखिए, जो ये काल है, जो ये परिस्थिति है, देखिए रामायण जो है वो हमारी आध्यात्मिक विरासत है, वो हमारी चेतना है, वो हमारी शक्ति है। लेकिन इस
इस देश की जो लोकतांत्रिक चेतना है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बहुत सारे लोगों ने मिलके, है ना, जो एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, नेहरू जी थे, राजगोपालाचारी जी थे, सरोजनी नायडू जी थी, मौलाना अब्दुल कलाम साहब थे, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब थे, विभिन्न समुदाय, धर्म, जातियों से मिले जुले लोग ने जो एक ब्यूटीफुली एक हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप को क्रिएट किया। कुछ चालाक लोग बहुत ही खामोशी से, बहुत ही चालाकी से हमारी आध्यात्मिक चेतना, हमारी लोकतांत्रिक शक्ति को अपनी राजनीतिक विरासत बनाने के उद्देश्य से अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए हमारे धर्म और संस्कृति का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे ग्रैंडफादर की बारात बैलगाड़ी से आई थी, उसके बाद वालों की 800 से आई, उसके बाद वालों की होंडा सिटी से आई। अभी दुल्हन विदा कराने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रोविजन है। अब आप कहो कि नहीं हम बैलगाड़ी से विदा कराएंगे। किस युग में क्या चीज रेलेवेंट है, क्या इंफॉर्मेशंस किस दौर के हिसाब से परफेक्ट हैं, क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, क्या चीजें एक डेमोक्रेटिक, क्या हमारी सरकार निरंकुश हो रही है। हमारे संविधान में नागरिक के कर्तव्यों के सेक्शन में यह भी मेंशन है कि हम अपनी चेतना को वैज्ञानिक चेतना के साथ निरंतर विकसित करेंगे, लेकिन हमें लगातार पीछे ले जाने का प्रयास हो रहा है। हमारे तर्क और हमारे विश्लेषण पर, हमारी बौद्धिक क्षमता पर लगातार प्रहार हो रहा है। हमसे ये सुनने, सोचने और सवाल उठाने की क्षमता को छीनने की कोशिश हो रही है कि नहीं, अगर ऐसा आप सवाल करते हैं तो फिर तो आप राष्ट्रद्रोही हैं। अदरवाइज दो साधुओं के मरने पर उनके आश्रम का पता किया जाता, उनके साथ न्याय संगत व्यवहार होता, उनके साथ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए संघ परिवार आगे नहीं आता। ये बहुत दुखद है। और इसमें मीडिया की सहभागिता, चलिए कभी हम लोग बहुत लंबे समय से डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आलोक जी, नमस्कार। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, फेक मीडिया हो, ये सारा क्लब होके एक ऐसा कॉम्बो क्रिएट करता है, एक ऐसा सेलेक्टिव नैरेटिव क्रिएट करता है कि 80% बनाम 20% की लड़ाई चलती रहनी चाहिए। तो बहुसंख्यकों को मूर्ख समझना बंद करना चाहिए सरकार को। हमें हमारे धर्म, हमारी चेतना, हमारी संस्कृति, हमारे पुराण, हमारे वेद, हमारे उपनिषद और हमारे शास्त्रों का भली भांति ज्ञान है। अगर कोई टीकाकार अपने आप को टिप्पणी लिखने के बाद वाल्मीकि या गोस्वामी तुलसीदास रचित रामायण का अधिष्ठात्र समझ लेता है, तो ये भूल उसे नहीं करनी चाहिए। ये बहुत से विषयों पर आपसे बात होगी। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि बी वेरी जेन्युइन, चीजों को विवेक के आधार पर जज करने की कोशिश करें, है ना। कोई चीज रंग रूप से बहुत सुंदर लगती है, लेकिन उसमें नमक, शक्कर, नींबू क्या पड़ा है वो आप सिर्फ खुशबू से नहीं समझ सकते हैं। तो परिस्थितियों को भी, हम आर्थिक मंदी के एक भयानक दौर में जा रहे हैं, जॉब्स नहीं है, हमारी इकोनॉमी में लगातार चाइना का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, प्राइवेट सेक्टर की सबसे मजबूत बैंक HDFC बैंक्स के शेयर चाइना ने परचेज किए हैं। आपको पता चला होगा वॉलमार्ट में उनका क्या इन्वेस्टमेंट्स है, 400 से ज्यादा स्टार्टअप्स में उनका क्या इन्वेस्टमेंट है, यूनिकॉर्न कंपनीज में उनका क्या इन्वेस्टमेंट है, आपको बिल्कुल पता होगा। ऐसा ना हो कि 1857 की क्रांति से और 1947 की आजादी तक जो 90 वर्ष का हमारा चिंतन है, जिसमें हजारों लोग फना हो गए, लाखों लोग दफन हो गए, बिना इस बात की परवाह की हमारी आजादी के लिए कितनी नींव की ईंटों में कितने लोग हैं। ऐसा ना हो कि जो इतना लड़ झगड़ के, इतना मुश्किलों से हमने जो ये विश्लेषण, बौद्धिकता और तर्क की क्षमता पाई थी, कुछ लोगों के फॉल्स प्रोपेगेंडा के चलते हम उसे गंवा दें और कोई नई ईस्ट इंडिया कंपनी खड़ी हो जाए। अब वो अंबानी की हो या चाइना की हो हमें नहीं पता, लेकिन हमारी स्थिति दुरूह है और हमें ये समझना चाहिए। बहुत